अध्याय 151 अर्नेस्ट के साथ टकराव। डेविस उस स्थान पर चला गया जहां उसने अपने तथाकथित बड़े भाई को आराम से देखा था। इस स्थिति से निपटने के तरीके पर उनके पास विभिन्न विचार थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वह दूसरी पार्टी के साथ कठोर व्यवहार करते हैं तो यह उनकी सीमाओं को पार करना होगा। उस गलियारे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि अर्नेस्ट अभी भी उस दरवाजे के बगल में झुका हुआ है। चलो पानी का परीक्षण करते हैं। डेविस ने खुद को सोचा और उसके पास गया। वह बिना किसी कारण के अपने परिवार के इस सदस्य को अनावश्यक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता था। अर्नेस्ट डेविस से थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसकी गर्दन तक छोटे काले बाल थे, उसकी आंखें नीलम नीली थी जो नीले सागर की तरह चमकती थी। उसका शरीर बाहर से थोड़ा पतला लग रहा था। उसके थोड़े से सामान्य लेकिन मर्दाना कपड़ों के साथ वह सड़कों पर किसी भी औसत किसान की तरह दिखता था। अर्नेस्ट, क्या यह था? डेविस ने उदासीन भाव से पूछा। अर्नेस्ट के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने झुकना बंद कर दिया और आह भरी। एक मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, यह आपके लिए बड़ा भाई है, छोटे भाई डेविस। बड़े भाई अर्नेस्ट। डेविस ने अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना खुद को ठीक किया। अर्नेस्ट हैरान रह गया। उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव था। वह एक आम आदमी की तरह रहता था, इसलिए वह जानता था कि उसकी अभिव्यक्ति और मजाक उड़ाने वाले शब्द एक अमीर अमीर बच्चे को भी उससे लड़ने के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसका यह छोटा भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने आश्चर्य भरी नजरों से अपने छोटे भाई को देखा। आखिर उन्होंने सोच ही लिया था कि उनका यह शाही भाई बहुत घमंडी होगा। कम से कम यही वह अपनी छोटी बहन क्लारा के साथ मिलने से समझता है, जो पहली बार मिलने पर उसके लिए काफी ठंडा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस अपने दिल में मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि उसका बड़ा भाई भी उसकी परीक्षा ले रहा था। वह इसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। मैं बस इतना कहने आया हूं कि आप इस रॉयल कैसल में रह सकते हैं। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, बस हमारे खिलाफ साजिश या योजना न बनाएं, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपका जीवन आपका होगा। डेविस ने सीधे ठंडे स्वर में कहा, और जब तक उसने अपने शब्दों को समाप्त किया तब तक एक बेहोश आत्मा का दबाव अर्नेस्ट पर गिर गया, जिससे उसकी गतिविधियों में भारी अवरोध आया। अर्नेस्ट ने अपने शरीर पर मंडरा रहे मौत के भ्रम के साथ अनैच्छिक रूप से निगल लिया और सिर हिलाया। उसे लगा जैसे वह एक तरह के दलदल में गिर गया जिसने उसे एक गड्ढे की गहराई में धकेल दिया। अदृश्य दबाव दूर होने के बाद उसने अपनी गतिविधियों को वापस पा लिया और अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि निराशा की लहर उसके दिल में बह गई। अपने आप पर निराश, उसने मानसिक रूप से कहा, लानत है। मैं उसके साथ पैर से पैर तक खड़ा होना चाहता था। अगर मैं यह भी नहीं कर सकता तो मैं इस जगह पर अपनी मां की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अपने छोटे भाई के ठंडे चेहरे को देखकर वह थोड़ा कांप गया क्योंकि वह आखिरकार उनके बीच शक्ति के पैमाने को समझ गया। यह मेरा छोटा भाई है। रॉयल फैमिली के बारे में अर्नेस्ट का विचार कुत्ते की दुनिया को खाने वाले कुत्ते का था। वह नहीं जानता था कि वे बेहद एकजुट और देखभाल करने वाले थे, अन्यथा वह यह नहीं सोच रहा होगा कि मैं अपनी मां की रक्षा करना चाहता हूं और अपने परिवार के सामने पसंद करता हूं। डेविस ने अर्नेस्ट की अभिव्यक्ति को देखा और फैसला किया कि शक्ति का यह प्रदर्शन उत्तरार्ध के व्यवहार के लिए पर्याप्त था। इसके बाद वह अपने पास के दरवाजे की ओर बढ़ा। अर्नेस्ट की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह अपने दांतों को पीसता है और अपनी हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया, रुक जाओ। तुम कहां जा रहे हो? डेविस रुक गया और उसे देखा। मैं अपनी सांस को सम्मान देने जा रहा हूं। क्या आपको कोई समस्या है? अर्नेस्ट अवाक रह गया। उसने जल्दी से एक कारण सोचा, आप नहीं कर सकते। मां बीमार है और वर्तमान में बीमार है। डेविस ने आओ। कमरे के अंदर से एक आवाज आई जिससे अर्नेस्ट ने अपना भाषण रोक दिया। अपने पिता की आवाज सुनने के बाद डेविस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अर्नेस्ट हिचकिचाया लेकिन महसूस किया कि यह ठीक होगा क्योंकि उसके पिता भी वहां थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस के प्रवेश करने से ठीक पहले उसने उसे फिर से देखा और कहा, शायद आपको मेरी मां महारानी से मिलना चाहिए और आपके कारण होने वाली किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। आखिरकार हम आपके दुश्मन नहीं हैं। डेविस ने फिर कमरे में प्रवेश किया और इसे बंद कर दिया। एक गूंगा अर्नेस्ट को छोड़ दिया, खुद को बाहर बुदबुदाए हुए, क्या मैं उनके साथ दुश्मनों के रूप में व्यवहार कर रहा था? कमरे के अंदर यह किसी भी महान निवास के रूप में विशाल और शानदार था जो रॉयल कैसल के बाहर पाया जा सकता था। एक कमजोर सुंदर आकृति बिस्तर के ऊपर आराम करने की स्थिति में बैठी थी। एक छोटी नाक और सूखे मखमली होठों के साथ एक पीला चेहरा। अपनी आंखें उठाई और डेविस को देखा। यह अर्नेस्ट की मां थी। जब उसने उसे देखा तो उसके दिमाग में एक अज्ञात भावना उभर आई जिससे वह अपने दिल में एक जटिल भावना के साथ डेविस को देखने लगी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे, जबकि उसके सिर पर भूरे बालों की कुछ किस्में थी। वह बीमार लग रही थी लेकिन उसका रंग और उसके शरीर की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके बीमार फिगर को देखते हुए डेविस ने पुष्टि की कि उसकी सास वास्तव में बीमार है। उसने अपने दिल में आह भरी और अंत में आराम किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उसे स्वस्थ होते हुए देखा था, बल्कि इसलिए कि वह जल्द ही चला जाएगा और उसे नहीं पता होगा कि ये दो नवागंतुक भविष्य में कुछ भी दुर्भावनापूर्ण साजिश रचेंगे। अपने स्वयं के परिवार के साथ उनकी खेती के स्तर की तुलना करते हुए वह जानता था कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एवलिन की घटना के बाद एक अस्पष्ट प्रकार की असुरक्षित भावना ने उसके दिल पर जड़ जमा ली है, जिससे अंततः उसे हर उस चीज पर संदेह हो रहा है जिसके बारे में वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। पिताजी, इसका क्या अर्थ है? डेविस ने ठंडे स्वर में सवाल किया। लोगान अपनी हथेलियों से अपना सिर जकड़ते हुए उसके बगल में बैठ गया। उसने अपनी आंखें उठाई और एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ डेविस को देखा। आप कह सकते हैं कि वह मेरी महिला है और वह कल ही अपने इलाज से उठी थी। बीमार आकृति की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके चेहरे पर एक मीठी कमजोर मुस्कान उभरी जैसे कि वह उसे स्वीकार करते हुए सुनकर काफी खुश थी। तो फिर तुम इतने असहाय क्यों लग रहे हो? डेविस असंतोष में क्रोधित था, लेकिन अंदर वह नरक की तरह हंस रहा था। अपने पिता से पंगा लेना उन चीजों में से एक है जो उन्हें बहुत पसंद थी। तुम्हें पता है, यह तुम्हारी मां है। वह मुझसे बात नहीं करेगी। यह कहते हुए कि उसने बीमार आकृति को देखा, यह महिला, यह मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लेयर, वह है मेरा प्यार। अपने जवाब से संतुष्ट डेविस ने अपना सिर हिलाया लेकिन फिर हिलाया। इस महिला से आपका क्या मतलब है? क्या सास का कोई नाम नहीं है? अध्याय 152 वायलेट। लोगान ने आह भरी और उसके बारे में समझाया। वह वायलेट है, एक आम आदमी जिसे मैंने उस समय वास्तव में करामाती पाया जब मैं लोरेट साम्राज्य में घूमता था। मैंने एक बार उसके साथ प्यार किया, लेकिन उसे अपने बच्चे के साथ गर्भवती होने की उम्मीद नहीं थी। वायलेट उनके बोल्ड स्टेटमेंट को सुनकर शर्मा गई। उसने बेडशीट पकड़ी और शर्मिंदगी में अपना चेहरा छिपा लिया क्योंकि उसने सोचा वह अपने बच्चे के सामने किस तरह का भाषण दे रहा है। हम सांस। ओह, एक मिनट रुको।
तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। डेविस एक और सवाल पूछने वाला था जब उसने एक निश्चित बिंदु देखा। उसने अपनी थोड़ी को रगड़ा और जोर से सोचा, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? वायलेट का चेहरा बदल गया। उसने बेडशीट को छोड़ दिया और आगामी अपमान प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने से पहले अपनी मुट्ठी को कमजोर रूप से जकड़ लिया। वह स्वाभाविक रूप से शाही परिवार के बारे में जानती थी, जो आम लोगों को अभिमानी रूप से हे दृष्टि से देखता है। अब जब वह सौभाग्य से भाग्य के एक झटके के माध्यम से यहाँ है, तो वह जानती थी कि उसे गलत समझा जाएगा और अलग थलग कर दिया जाएगा। जिस क्षण से मैंने प्रवेश किया है, आप पूरे समय शांत रहे हैं, मिस वायलेट। कुछ कहो। डेविस मुस्कुराया और धीरे से कहा। वायलेट ने उसे सदमे में देखा और अपने इरादे को महसूस करने में कुछ क्षण लगाए। यह उसकी उम्मीद से पूरी तरह से अलग था। उसने अपने दांत भींच लिए और हिम्मत जुटाई, मेरा नाम बैंगनी है। आपसे मिलकर खुशी हुई, क्राउन प्रिंस डेविस। उसकी आवाज नम्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को शर्मिंदा न करने की पूरी कोशिश की। डेविस ने यह सोचकर अंदर की ओर चक्कर लगाया कि उसकी सांस आश्चर्यजनक रूप से आराध्य थी। इस दृश्य ने उन्हें किसी भी धारणा से हटा दिया कि यह माँ और बेटा उनकी पीठ के पीछे कुछ साजिश रच रहे होंगे। यदि यह एक कार्य था, तो उसे वास्तव में उसके कौशल की प्रशंसा करनी होगी। मिस वायलेट, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुमने अभी तक मेरे पिता से शादी क्यों नहीं की? डेविस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसे लगा कि इस महिला के साथ ठंडा व्यवहार करना क्रूर होगा। वायलेट चुप हो गया। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनसे वह डरती थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लोरेट परिवार ने एक बार विद्रोह के दौरान विलुप्त होने का सामना किया था। तुमने मेरे पिता को यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा है? डेविस ने सवाल करना जारी रखा, जबकि लोगन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन रुका नहीं। वह इस सवाल का जवाब भी जानना चाहते थे। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई, जिससे डेविस ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, क्या इस विषय को निषिद्ध माना जाना चाहिए? उसने सोचा, लोगान के बच्चे को जन्म देने के बाद से इस 17 वर्षों में कुछ भी हो सकता था। उदाहरण के लिए, वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्यार कर सकती थी। एक सेकंड बाद उसे लगा जैसे उसने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा। वह चला गया। अचानक एक उदास आवाज कमजोर रूप से गूंज उठी, जिससे दोनों चौंक गए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिता ने तुम्हें छोड़ दिया? डेविस ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए पूछा। वायलेट अचानक होश में लौट आई और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। एक आंसू उसकी स्कर्ट पर गिरा। उसके बाद उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की बौछार बह रही थी। है ना? वायलेट अपने अचानक विस्फोट से चौंक गया था। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की। नहीं, उसने नहीं किया। वायलेट ने जल्दी से जवाब दिया, क्योंकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखों पर रगड़ रही थी। मिस वायलेट, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक खुशहाल जीवन जिए, तो आपको खुद के प्रति सच्चा होना चाहिए। कृपया सच बताएं। डेविस ने कहा कि उसने अपने बेटे का इस्तेमाल उसे सच्चाई बताने के लिए किया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वह एक आम आदमी के रूप में अपनी जगह जानती थी, जिससे वह सम्राट को अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराने में असमर्थ थी। वायलेट उसके शब्दों को सुनकर कांप गया। उसकी धुंधली आंखें डेविस को देख रही थी कि उसके चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान है, जो स्पष्ट रूप से उसके अपने बेटे से मिलती जुलती थी। इसने चुपचाप उसे कुछ साहस दिया, क्योंकि उसके दिमाग ने अवचेतन रूप से सोचा कि वह उसकी मदद कर रहा था। उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए कुछ क्षण लिए और डेविस को एक दृढ़ दृष्टि से देखा, जैसे कि पूछ रहा था, क्या मैं कर सकता हूँ? डेविस ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे उसे लोगान को फिर से देखने से पहले थोड़ा सा देखने के लिए प्रेरित किया गया। मैं एक शानदार रेस्तरां में काम कर रहा था जब मैं उससे मिला। मैं उस समय उससे प्यार करता था और मैंने उसकी प्रगति को नहीं रोका। मुझे लगा कि वह मुझसे प्यार करता है। लेकिन अगले दिन वह चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह उस समय एक राजकुमार था। मैंने कुछ हफ्ते पहले उसकी तलाश की, जब मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी। मैं उसे ढूंढ नहीं सका, इसलिए मैंने बच्चे को पालने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने उसका नाम अर्नेस्ट रखा। जब मेरा बच्चा 2 साल का था, तो मैंने एक बार फिर उसे देखा। उसने फिर से लोगन को देखा और उसके होठों को काट लिया, लेकिन वह एक और महिला के साथ था, जो मुझसे ज्यादा मजबूत, सुंदर, सुरुचिपूर्ण था। उस दृष्टि में मैंने सभी आत्मविश्वास खो दिया, खासकर जब मुझे पता चला कि वह एक राजकुमार था, तो मैं एक शब्द कहे बिना चला गया। लोगन उसके शब्दों पर भड़क गया। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने आगे कहा, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने खुद चुना है और किसी अन्य गलती की नहीं। कुछ पल चुपचाप बीत गए। डेविस ने अपनी थोड़ी को पकड़ लिया और जानता था कि यह एक तरफा प्यार का एक और मामला था। डेविस को देखते हुए उसने अचानक कहा, जब मैंने सुना कि आप एक प्रतिभाशाली थे जिन्होंने महाद्वीप को हिला दिया, तो मुझे खुशी या दुख नहीं हुआ। मुझे सभी भावनाओं से ईर्ष्या महसूस हुई। मैं चिल्लाया कि यह मेरा बेटा क्यों नहीं था जिसने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट को हिला दिया था। उसके चेहरे पर एक दोषी भाव दिखाई देने लगा। तब मेरा बेटा जो अनाथ था, उसे एहसास हुआ कि वह वर्तमान सम्राट का बेटा था। उसने जल्दी से कसम खाई कि वह मुझे न्याय दिलाएगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना किया। तो क्या आपका बेटा आपका वचन तोड़कर आपको यहाँ ले आया? डेविस को उसके लिए दया के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह इस मामले के बारे में अधिक जानना चाहता था। आप कह सकते हैं कि उसे मजबूर किया गया था, वायलेट ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपका क्या मतलब है? एक आदमी था जो चाहता था कि मैं उसकी पत्नी बनूं। मैंने उसके सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने मुझे धीरे धीरे जहर देकर मार डाला। वह निर्दयी था, क्योंकि वह मुझे प्राप्त नहीं कर सका। गुस्से में मेरे बेटे ने उसे मार डाला और भाग गया। मुझे रॉयल कैसल के पास एक सराय में ले गया। इससे पहले कि वह रॉयल कैसल में घुस गया, मेरा इलाज कराने से पहले अपनी पहचान साबित की। लोगान ने डेविस को देखते हुए अपना सिर हिलाया, उसके अंतिम बयान को प्रमाणित किया। चतुर। डेविस ने भी संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। अध्याय 153, प्रस्थान से पहले का दिन। अपने बड़े भाई के बारे में डेविस की धारणा स्पष्ट रूप से थोड़ा सुधार हुआ। जिस आदमी ने तुम्हें जहर दिया, मैंने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कारावास में डाल दिया, लोगन ने ठंडे स्वर में कहा। डेविस ने आह भरी। अगर ऐसा होता तो उसे किसी भी कारण से इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसने लोगान की ओर देखा और कहा, पिताजी, जैसा आपने कहा था, मिस वायलेट की जिम्मेदारी ले और बाद की तारीख में उससे शादी करें। वायलेट को देखने के लिए मुड़ते हुए उन्होंने जारी रखा, मिस वायलेट, आपकी सभी चिंताएं निराधार है। इस बारे में मेरी माँ से बात करें और उनकी सहमति ले। मुझे यकीन है कि मेरी माँ इसके बारे में अनुचित नहीं होगी। अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने थोड़ा झुकाया। मैं कल चला जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जब मैं घर वापस आऊंगा तो एक एकीकृत परिवार वहां होगा।
फिर मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। लोगान ने एक दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा क्या कह रहा था। वायलेट अपने स्वभाव और अपने परिवार की देखभाल को देखकर आश्चर्यचकित था। वह अब उस समय उससे ईर्ष्या करने के लिए खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जबकि डेविस पीछे मुड़ा और चला गया, उसने अपने पिता को एक आत्मा संचरण भेजा। मुझे नहीं लगता था कि आप इतने मैल थे। एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना और बाहर निकलना जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। लोगान का चेहरा बदल गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। फिर उन्होंने जल्दी से एक आत्मा संचरण भेजा। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह गर्भवती हो जाएगी। यह गर्भवती होने की बात नहीं है। आपने उसके प्यार का फायदा उठाया और कुछ ऐसा किया जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था। न केवल आपने उसे गर्भवती छोड़ दिया, बल्कि उसके बारे में पूरी तरह से भूलकर उसे छोड़ दिया। यह क्रूर सत्य है। अगर मैं आप होते तो कम से कम मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा जिसके साथ मैंने प्यार किया था, यहाँ तक कि मेरे जीवन में एक बार। डेविस ने उसे ठंड से देखा और दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद चला गया। लोगन अपने कठोर शब्दों से चुप हो गया। वह खुद जानता था कि वह महिलाओं के लिए कमजोर था, जिससे वह अपनी युवावस्था के दौरान एक वुमनाइजर बन गया। उन्होंने अपनी वासना को संतुष्ट किया क्योंकि वह अपनी युवावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं के साथ सोते थे, लेकिन कभी भी उनके साथ अपने रिश्ते को प्यार करने या समृद्ध करने का मुद्दा नहीं बनाया। जब तक वह क्लेयर से नहीं मिला, तब तक उसे प्यार का सही अर्थ नहीं पता था, कुछ ऐसा जो उसने पहले अनुभव नहीं किया था। इसने उसे फिर से किसी भी महिला को नहीं देखा, जिससे वह अनजाने में अपने पिछले मामलों के बारे में भूल गया। मैं वास्तव में एक मैल हूँ, धीमी आवाज में आह भरते हुए वह बुदबुदाया। उसने वायलेट को देखा और अचानक दोषी महसूस किया, जिसे उसने इस समय महसूस नहीं किया था। वह सम्राट, आपका बेटा बहुत परिपक्व है। वायलेट को यह विश्वास करना मुश्किल था कि डेविस केवल 11 साल का था। आह, वह मेरा गौरव है, लोगान ने आह भरते हुए कहा। वह इसे स्वीकार करने से नफरत करता था, लेकिन महसूस करता था कि उसका बेटा उससे अधिक परिपक्व था, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि उसने माना कि उसका बेटा एक पुनर्जन्म था। वह अचानक खड़ा हो गया और उसकी राजसी आवाज उसके कमजोर दिल पर गूंजी। वायलेट, मुझे पता है कि मैंने आपको इतनी कठिनाइयों और संघर्षों का कारण बनाया है। मुझे जिम्मेदारी लेने दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह महसूस करते हुए कि उसके स्वर को अपना दृढ़ संकल्प दिखाना चाहिए, उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, कृपया मुझसे शादी करें। वायलेट ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसका दिल अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस हुआ, इससे पहले कि वह उसे देखकर मुस्कुराए। क्या हमें आपकी महारानी की सहमति नहीं लेनी चाहिए? लोगान जम गया। उसने जवाब देने से पहले जल्दी से अपनी बेरिंग हासिल कर ली। मैं उससे माफी मांगूंगा, जबकि आप उसे जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगे। ऐसा करने से ही हमें शादी करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए जिम्मेदारी लेने का मौका होगा। वायलेट का चेहरा बदल गया। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि युवा जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते थे, अब जिम्मेदारी की परवाह करते हैं। आप बदल गए हैं। उस समय आप स्वतंत्र थे, किसी भी चीज से बंधे नहीं थे। मैं समझता हूं कि मैं उनकी सहमति मांगूंगा। वायलेट ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह थोड़ा दुखी महसूस करती थी क्योंकि वह उसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखता था, यहाँ तक कि एक प्रेमी के रूप में भी नहीं। उसने चुपचाप खुद को आश्वस्त करके सांत्वना दी कि वह समय के साथ उसके साथ प्यार विकसित कर सकती है। ठीक है, आराम करो। डेविस को विदा करने के बाद हम कल उससे मिलने जाएंगे, लोगान ने धीरे से कहा। इस महिला के लिए जो कहीं से भी दिखाई नहीं दिया, उसे पता नहीं था कि क्लेयर के लिए उसके प्यार के कारण उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। डेविस के कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने अपने बड़े भाई को एक तरफ नजर डाली और जाने से पहले अपना मुंह थोड़ा हिलाया। अर्नेस्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह की गति को दोहराया, जबकि वह धीरे से बुदबुदाया, अपनी मां का ख्याल रखना। मैं ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं कहा था, तब भी मैं अपनी मां की देखभाल करूंगा। धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाते हुए उन्हें किसी तरह महसूस हुआ कि उन्होंने इस पूरे समय शाही परिवार को गलत समझा था। डेविस मुस्कुराया और महसूस किया कि उन सभी के लिए कुछ गलतफहमी दूर हो सकती है। उसने यह सोचकर आह भरी, एक विशाल परिवार होना एक सिरदर्द की तरह लगता है। वह अब थोड़ा समझ सकता था कि इस साधना संसार के निवासी अपने ही बच्चों के प्रति इतने क्रूर क्यों होंगे। उन्होंने महसूस किया कि यह इसलिए था क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे थे कि उन्होंने उनकी देखभाल करना बंद कर दिया और उन्हें अपने लाभ में सुधार करने के लिए संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। जैसे ही वह इस मामले के बारे में सोचता रहा, वह आखिरकार अपने अध्ययन पर पहुंचा और दरवाजा खोला क्योंकि वह एक महिला को देखने के लिए अंदर गया था, जो उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी, जिससे उसका दिल एक पल के लिए अव्यवस्थित रूप से धड़क रहा था। उसने उसके चेहरे को देखा जो उस समय से मिलता जुलता था जब वह पहली बार उससे मिला था, एक शातिर और मोहक मुस्कान जो पुरुषों के दिलों को गिरा सकती है। उसके मुंह से हल्की सी आह सुनी जा सकती थी क्योंकि वह चुपचाप अपने आप से बुदबुदा रहा था, मैं तुमसे कह रहा हूँ डेविस, अपनी पवित्रता बनाए रखो, इसे खो मत। इस प्रकार की मुस्कान वह है जो आपदा को आमंत्रित करती है। यहाँ तक कि जब उसका एक हाथ काट दिया गया था, तब भी उसने उसकी प्राकृतिक परिपक्व उपस्थिति का एक हिस्सा भी नहीं हटाया क्योंकि उसने एक वस्त्र पहना था। वापस स्वागत है, पति। उसके लाल होठों से एक उमस भरी आवाज गूंजी, जिससे वह थोड़ा कांप गया। उसने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। मुझे चिढ़ाना बंद करो एवलिन, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। एक स्वस्थ लाल रंग उसके गालों पर फैल गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मीली हो गई, जिसने उसे और भी वांछनीय बना दिया। अध्याय 154 प्रस्थान। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ, डेविस ने बंद होते ही कहा। उसकी नजर कहीं और थी। इस महिला के लिए जिसे वह प्यार करता था, वह वास्तव में अभी उसे जीतने की अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान शारीरिक आयु वास्तव में एक अनावश्यक बंधन थी जिसने उसे बाधित किया। एवलिन गंभीर हो गया और उसे पूरी तरह से चिढ़ाना बंद कर दिया। मुझे पता है आप उस जगह पर जा रहे हैं, है ना? यह ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। उसने अपना सिर हिलाया। यह सही है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना कि उस जगह पर जाना और वापस लौटना। तुम्हारा क्या मतलब है? उसके चेहरे पर भ्रम की लकीरें उभर आई थी। डेविस का चेहरा गंभीर हो गया। ध्यान से सुनो, मैं उस जगह जा रहा हूँ और उन सभी दुश्मनों की देखभाल करता हूँ, फिर अंत में गुप्त प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ पहुंचता हूँ। वाह! उसे अपने दिल को एक बड़ा झटका लगा, जिससे वह डर में एक पल के लिए कांपने लगी, उसे खोने का डर। आराम करो, मैं कुछ समय के लिए वहां घूमूंगा और कुछ साल बाद वापस आऊंगा, डेविस ने जल्दी से जवाब दिया। सालों बाद? वह बिना सोचे समझे बुदबुदाया। कितने साल हो जाएंगे? उसके आश्चर्यपूर्ण भाव को देखते हुए उसने उसके नरम कंधों को पकड़ लिया और कहा, मैं समझता हूँ कि मैं अनुचित हो रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए इंतजार करें। अपने रेवड़ी से वापस आते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं
मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। मैं अनंत काल तक आपका इंतजार करूंगा। उसकी धुंधली आंखों पर हल्के आंसू बन गए क्योंकि उसने जारी रखा, बस कृपया जिंदा वापस आ जाओ। उसकी धुंधली आंखों को देखते हुए उसने उसे कसकर गले लगा लिया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं करूंगा। उसकी धुंधली आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया। इस तरह की अचानक खबर उसके लिए सहन करने के लिए बहुत ज्यादा थी। वह चिल्लाना चाहती थी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन उसकी दृढ़ आवाज सुनने के बाद इच्छा नहीं कर सकती थी। नहीं, उसे लगता था कि उसके पास उसके साधना पथ को रोकने का दिल है। उसने पहले से ही खुद को अलगाव के लिए तैयार कर लिया था, जो तब होने वाला था जब उसका मालिक उसे दूर ले जाने के लिए आएगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह इस तरह से जल्दी आएगा। उसका दिल इतना नाजुक महसूस हुआ कि उसे लगा कि यह जुदाई की भावना के भारीपन से बिखर जाएगा। आखिरकार वह अपने परिवार से दूर भेजे जाने के बाद उसका भावनात्मक सहारा था। मैं कसम खाता हूं कि मैं निश्चित रूप से एक दिन तुमसे शादी करने के लिए लौटूंगा। डेविस ने एक बार फिर घोषणा की कि उसके कांपते शरीर को कुछ हद तक आराम महसूस हो रहा है। वह जानता था कि यह अलगाव उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि वह इस जगह पर अकेले रहने के लिए एवलिन को छोड़ने के बारे में सोचकर अविश्वसनीय रूप से दुखी महसूस करता था, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसके पास इस भावना को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम्मा, एवलिन ने सिर हिलाते हुए अपने होंठों को काट लिया और कहा, जब तक आप वापस आएंगे तब तक मैं मजबूत हो जाऊंगा। यह सही है। डेविस ने उसे अपने गले से मुक्त कर दिया क्योंकि उसे इसका एहसास हुआ। वह उसकी आवाज से अचानक चौंकने से भ्रम में उसे देख रही थी। अपनी खेती को बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका शरीर सुधर जाएगा, जिससे आपकी बाह फिर से विकसित हो जाएगी। एवलिन ने अपना सिर हिलाया, मुझे पता है कि, पर कैसे? मेरी मां के साथ। डेविस ने तुरंत उसे टोका, मेरा परिवार आपकी खेती के संसाधनों को वहन कर सकता है। आपको केवल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की खेती पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और जब तक आप इसे प्राप्त करते हैं तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। आप क्या कहते हैं? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए वह थोड़ी कांप उठी, यह उचित नहीं है। मैं आपके परिवार के रीसों का उपयोग नहीं कर सकता। चुप रहो। क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? आज्ञाकारी रूप से वह करो जो मैं कहता हूँ और शरीर परिवर्तन चरण तक पहुंचता हूँ, फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए लौटूंगा। उसने अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहा। एवलिन उसके चेहरे को देखते हुए चौंक गया जो करीब था। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और तड़पते हुए उसे देखा, सच में? मैं वादा करता हूँ। डेविस ने उसकी धुंधली आंखों को देखा और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। फिर एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने अपने चेरी होंठों को अलग कर लिया था। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने तुरंत उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। उसके स्वाद का स्वाद लेते हुए उसने लालचपूर्वक चूमा। कुछ पल बाद दोनों के चेहरे पसीने से गर्म हो गए। उसके मोहक चेहरे को देखते हुए उसे पिछली बार की तरह अभी उसे बिस्तर पर रखने की इच्छा हुई। उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ ऐसे विचारों को दूर किया और कहा, मैं अपने आधे से अधिक संसाधनों को आपके साथ छोड़ दूंगा, इसलिए आपके पास ग्रेड 1 कोर की खेती करने की अधिक संभावना होगी। एवलिन ने धीरे से सिर हिलाया क्योंकि वह शर्माते हुए उसकी नजर से मिली और दूर देखा। संभवतः वह जानती थी कि एकमात्र समय जब वह उसके अनुरोधों या अग्रिमों का विरोध नहीं कर सकती थी जब वह उसके द्वारा वांछित थी। अगले दिन डेविस ने बहुत सारी चीजें तैयार की जो उन्हें यात्रा के लिए चाहिए और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए अपने परिवार से बात की। लोगान, क्लेयर, वायलेट और सभी उसे विदा करने के लिए रॉयल कैसल के ऊपर मंच पर खड़े थे। वह गोल्डन हॉर्नेट वाइवन के बगल में खड़ा था और उसकी गर्दन को सहलाया जिससे वह खुशी में अपनी आंखें बंद कर ले। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा जो उसके पीछे थे। एवलिन, क्लारा, मुझे लगता है कि अलविदा कहने का समय आ गया है। एवलिन ने उसे देखते हुए अपने होंठ काट लिए। वह आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया जिससे डेविस बुरी तरह से हंसने लगा। धीरे से भरते हुए उसने पूछा, याद है मैंने क्या कहा था? एवलिन ने अपने आलिंगन में अपना सिर हिलाया जबकि एक आवाज निकाल रही थी, उम्मम। क्लारा की ओर देखते हुए उन्होंने उसके सिर को थपथपाया और कहा, हमारे परिवार का ख्याल रखना क्लारा। यह काम केवल आप इसे स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। क्लारा ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन पहले उसकी अभिव्यक्ति उन्हें गले लगाते हुए देखकर कुछ हद तक नाराज लग रही थी। डेविस, पहली चीज जो आपको सुनिश्चित करनी है वह है अपनी सुरक्षा। अनावश्यक रूप से लोगों का अपमान न करें। हर अभिमानी व्यक्ति आपको बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से उकसा सकता है। बस उन गुच्छों को अनदेखा करे जब तक कि आप मजबूत न हो जाएं। क्लेयर, जो पीछे खड़ी थी, चिंतित होकर बोली, मुझे पता है माँ, आपने मुझे अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। उस समय जब क्लेयर की मुहर निकल गई तो उसने अपनी दुनिया के बारे में समझाया और इतनी सारी बातें बताई कि वे थोड़े समय के लिए उत्साहित होने के बाद इससे थक गए। फिर उसने अपने पिता की ओर सिर हिलाया जबकि बाद में भी गंभीरता से सिर हिलाया। पुरुषों के रूप में वे दोनों एक दूसरे के इरादे को अच्छी तरह से समझते थे। डेविस उन दोनों को छोड़ते हुए धीरे से हंसे और गोल्डन हॉर्नेट वाइवन पर कूद गए जिससे वह जोर से आकाश में गरजने लगा, राघा। गोल्डन हॉर्नेट वाइवन ने एक धमाके में उड़ान भरी और काफी धीमी गति से उड़ान भरी जबकि डेविस अपने परिवार को अलविदा कहते रहे क्योंकि वह दूर से गायब हो गए थे। क्लेयर और एवलिन की आंखें अलगाव से धुंधली हो गई जबकि क्लारा के चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी। एक हाथ ने धीरे धीरे क्लेयर को अपनी पीठ से गले लगा लिया जिससे उसे कुछ गर्मी महसूस हुई, हालांकि उसे लगा कि यह काफी अनुचित था। कृपया मेरी बात सुनिए, लोगान उसे गले लगाते हुए फुसफुसाया। क्लेयर ने चुपचाप सिर हिलाया क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली थी। अध्याय 155, पहली परत में प्रवेश। यात्रा करते समय एक महीना बीतने के साथ समय बीतता गया। डेविस ने पहाड़ी इलाके को देखा जो पूरे डोमेन को घेरता और घेरता था। पहाड़ियां लगभग 3000 मीटर ऊंची थी, जो आकाश में ऊंची थी, जो वायुमंडल के चारों ओर मंडराने वाले बादलों की आड़ को स्वीकार करती थी। यह जगह शांत और सुंदर लग रही थी। किसी भी अन्य लुभावनी स्थान की तरह यह उल्लेख नहीं किया गया था कि पहाड़ों के बीच कई घाटियां थी जिससे यह एक ठिकाने या यहाँ तक कि एक खेती की गुफा बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान बन गया। लेकिन इस जगह को जनता के लिए मना कर दिया गया था क्योंकि इसमें गुप्त मैदान थे जो महाद्वीप के दूसरी ओर जाते थे। मूल रूप से यह जगह जिसे जादुई जानवरों से भरा होना चाहिए था, फिर भी वे जीव कहीं नहीं दिख रहे थे। वर्तमान में यह जगह मानव आकृतियों से भरी हुई थी और आसमान के माध्यम से आगे और पीछे उड़ रही थी। कई आकृतियों ने डेविस की आकृति पर नजर डाली और उस उड़ान पर्वत से चकित हो गए जिस पर वह यात्रा कर रहा था, गोल्डन हॉर्न वाइवन। गोल्डन हॉर्न वाइवन के चेहरे पर एक स्मग भाव था जो इसे प्राप्त ध्यान पर अविश्वसनीय रूप से गर्व करता था, जिसने इसे अपनी शक्ति का उपयोग करके दूरी में जोर से दहाड़ने के लिए प्रेरित किया। 9 पाउंड 1 एन।
दहाड़ पूरे देश में गूंज उठी और एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के शीर्ष 200 विजेता इकट्ठे हुए थे। इससे इस बात पर हंगामा शुरू हो गया कि गार्जियन एलायंस के सामने अपनी सत्ता को खत्म करने के लिए कौन इतना साहसी होगा जिसने अंततः इस जगह की रक्षा और स्वामित्व किया। जब उन्होंने सुनहरे सींग वाले वाइवन को आकाश में उड़ते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वे यह पता लगा सकते थे कि उस चौथे चरण के जादुई जानवर पर कौन था। हा, गुप्त प्रवेश द्वार खुलने का लगभग समय हो गया है और यहाँ मैं सोच रहा था कि ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट का पहला स्थान जीतने वाला कहाँ था। सम्राट रूथ जोर से चिल्लाया और हंसा, जिससे माहौल ढीला हो गया। कुलीन युवा पहले से ही बहुत घबराए हुए थे जब उन्होंने पूरे स्थान के चारों ओर संरचनाओं को जलाया था, जो महाद्वीप के दूसरी तरफ से उभरने वाले किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार थे। गोल्डन हॉर्न वाइवन तेजी से भीड़ के सामने उतरा, क्योंकि उसने उन्हें अपनी राजसी उपस्थिति दिखाई। डेविस उससे नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को सहलाया। वह इसके साथ काफी जुड़ा हुआ महसूस करता था, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण थे जब उसने उसका और एवलिन का मजाक उड़ाया, जिससे उसे अतीत में हर बार शर्मिंदगी से फूट फूट कर हंसना पड़ा। कोई कह सकता है कि इस गोल्डन हॉर्नेड वाइवन ने उसके साथ अपने रिश्ते को काफी हद तक बढ़ाने में मदद की। उसने एक मुट्ठी के आकार की गोली निकाली, जिससे वह उत्तेजना में दहाड़ने लगी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। गोली के ऊपर से लुढ़कते हुए उसकी आंखें उत्साह में चमक रही थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने गोली खिला दी, जिससे वह इसे निगल गया और थोड़ा कांपने लगा। यह जल्दी से कुछ इंच बढ़ गया, क्योंकि इसका शरीर और पंख अतिरिक्त ऊर्जा से चमक रहे थे, जिसे यह पचा नहीं सकता था। डेविस ने इसे एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड वेन वाइवन पिल खिलाया, जो लगभग 50% की मामूली संभावना के साथ 5वें चरण में प्रवेश करने के लिए एक वाइवन को प्रेरित करता है। गोल्डन हॉर्न वाइवन उत्साह में चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि शक्ति तेजी से बढ़ रही है। आखिरकार स्पिरिट बीस्ट स्टेज के शिखर पर पहुंचने से पहले कुछ मिनट बीत गए। डेविस ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन यह एक और दृष्टिकोण से विचार करने के लिए बहुत बेकार था। डेविस को लोरेट परिवार के खजाने में गोली नुस्खा मिला, जिसे उन्होंने इन 7 वर्षों के दौरान एक से अधिक बार देखा था। जैसा कि उन्होंने 1 महीने के लिए अपनी पीठ पर यात्रा की, उन्होंने इसे आराम किए बिना अविश्वसनीय रूप से तेजी से यात्रा की। उन्होंने केवल एक बार इसे रोक दिया और आराम किया, और उन्होंने इस गोली को बनाने के लिए उस अवसर का उपयोग किया। यह एक अलग उपहार से अधिक था। वापस जाओ हॉर्नी लड़का, तुम्हारी तरह के कई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने अपना सिर पीटा और बोला। उसने उसे आभारी आंखों से देखा, क्योंकि वह मंडराने के लिए कूद गया था। एक दिन मिलते हैं, डेविस मुस्कुराते हुए बोला। इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, क्योंकि यह एक बार फिर गरज गया और दूर तक उड़ गया। डेविस ने आह भरी और खुद से सोचा, इसके साथ मैं फिर से अकेले हो गया हूँ। वह उस समय के परिचित सिलहुट को देखते हुए स्पेक्टिंग आकृतियों के पास चला गया। उसका चेहरा एक उदासीन व्यक्ति की ओर मुड़ गया, क्योंकि उसने एक ठंडा रवैया अपनाया। ऐसा लगता है कि मैं समय पर था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि गुप्त प्रवेश द्वार खुलने में लगभग 1 घंटे का समय बचा है। सम्राट एस्टन ने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बात की, जहां एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा जा सकता था। प्रवेश द्वार एक चमकदार चमक से ढका हुआ था, जिससे यह विकृत लग रहा था, क्योंकि यह अंदर और बाहर लहरा रहा था। डेविस ने प्रवेश द्वार को देखा और रहस्यमय दृश्य पर अपनी आंखें संकुचित कर दी। क्या यह एक स्थानिक द्वार माना जा रहा है? उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन उसके लिए यह निश्चित रूप से एक जैसा दिखता था। ऊपर उस जगह को देखें जहां संरचनाओं को भारी सुरक्षा दी जाती है। यही वह जगह है जहां हमारी लड़ाई होती है। सम्राट क्लेमोर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा, जब उन्होंने दूर की ओर इशारा किया, एक खाई हुई पहाड़ी के पास। डेविस ने उस पर सिर हिलाया, लेकिन उसे एक सोल ट्रांसमिशन भेजा, जिसने उसकी अभिव्यक्ति को काफी बदल दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, और बदले में मुझे उम्मीद है कि कोई प्रतिशोध नहीं होगा। अगर मुझे पता चलता है कि उन 2 महिलाओं के माता-पिता बदला लेने जैसी कोई छायादार चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर क्लेमोर परिवार का आधा हिस्सा इस महाद्वीप में अब मौजूद नहीं है। गलत मत समझो, यह एक धमकी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। सम्राट क्लेमोर ने महसूस किया कि उनके मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं घुल रही है। वह चिल्लाना चाहता था कि डेविस अहंकारी था, लेकिन अवचेतन रूप से महसूस किया कि उसका कद उससे कम था, क्योंकि उसके पीछे एक मास्टर था। उन्हें इस तथाकथित वरिष्ठ का एक अस्पष्ट डर भी था, जिसके कारण उन्हें अनिच्छा से उनकी चेतावनी पर सिर हिलाना पड़ा। लेकिन फिर वह भी काफी खुश था कि वह बड़ों को इस गंदगी से पीछे हटने के लिए मनाने में कामयाब रहा, क्योंकि गलती उनके साथ हुई थी। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी कि अपने 9वें भाई को मनाना, जो उन 2 महिलाओं का पिता था, पीछे हटने के लिए, जो उसने अंततः तब किया जब उसने नुकसान के लिए काफी धन का भुगतान करने का वादा किया। डेविस ने तब सम्राट रॉस को देखा और उसे एक आत्मा संचरण भी भेजा, जवाब से बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उस महिला हाना रॉस को स्लैम करने के लिए कहो और फिर कभी मेरी आंखों के सामने न दिखाई दे। भले ही उसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे एवलिन को बचाया, फिर भी वह उस समूह का हिस्सा थी जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी। सम्राट रॉस का चेहरा बदल गया, जिससे वह केवल नाराजगी में परेशान हो गया। उन्हें लगा कि अगर हाना उनकी बेटी होती तो जिस तरह से वह चीजें करते वह अलग होता। अध्याय 156 गुप्त मार्ग में प्रवेश। डेविस आखिरकार विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन युवाओं के सामने खड़ा हो गया और एक परिचित व्यक्ति को देखा, जिसने उसके दिल में एक जटिल भावना को उकसाया। काफी परेशान महसूस करते हुए उन्होंने अपने दिमाग में अभिजात वर्ग के चेहरों को नोट करते हुए किनारे देखना जारी रखा। फिर वह स्वतंत्र रूप से चला गया, जैसे कि वह इस जगह का मालिक था। 4 सम्राटों के पास गया, जो इस जगह की रक्षा के लिए यहाँ कई ऐतिहासिक चौथे चरण के पावर हाउस के साथ थे। डेविस ने भी उनके प्रत्येक चेहरे पर नजर डाली और उन्हें अपने दिमाग में भी दर्ज किया। अगर उनकी आत्मा थोड़ी और शक्तिशाली होती तो वह सर्वसम्मति से उनके नाम जानने के लिए अपनी मृत्यु भावना का उपयोग करते। यद्यपि वह जानता था कि उसकी आत्मा 5वें चरण के सोल कल्टीवेटर से मेल खा सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसकी मौत की भावना किसी छिपे हुए विशेषज्ञ द्वारा खोजी जाएगी, जो पता लगाने में माहिर है। आखिरकार यह जगह पूरे महाद्वीप के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों से भरी हुई थी और वह इसे जोखिम में नहीं डालना चाहता था। विशेषज्ञों ने नाराजगी में अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही वे जानते थे कि यह बच्चा कौन था, वे एक जूनियर को उनके पास जाते हुए देखने के लिए काफी अनिच्छुक थे, जैसे कि वह उसी शक्ति स्तर का विशेषज्ञ था। उसने कहा, वे अभी भी उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वे रहस्यमय वरिष्ठ उसके गुरु से काफी डरते थे। सम्राटों, मैं अपने शाही पिता की ओर से माफी मांगता हूं कि मैं बचाव के लिए इस जगह पर नहीं आ सका। डेविस ने अपने हाथ जोड़े और कहा। सम्राट रॉस और सम्राट क्लेमोर ने इस अवसर का उपयोग अपमान करने और उस पर वापस पाने के लिए करने के बारे में सोचा, लेकिन सम्राट एस्टन ने उन्हें रोक दिया। यह ठीक है प्रिंस डेविस, आपके पिता अभी भी तकनीकी रूप से गार्डियन एलायंस के सदस्य नहीं है और इसलिए यहाँ रहने का कोई दायित्व नहीं है।
डेविस ने उसे देखा और थोड़ा आभारी महसूस किया, लेकिन इस बारे में भी उलझन में था कि वह अब भी उसका समर्थन क्यों करेगा क्योंकि वह अब उसका दामाद नहीं था। यह सही है प्रिंस डेविस, आपको बस उनको मारने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एक आक्रामक आवाज में सम्राट रूथ ने कुलीन युवाओं को देखा और चिल्लाया, युवाओं को सुनो, जिस क्षण आप उस स्थान में प्रवेश करते हैं, याद रखें कि एक दूसरे के खिलाफ न लड़े। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन पीठ में छुरा न घोंपे। आप सभी हमारे महाद्वीप का एक हिस्सा है। इस प्रयास के लिए अपने पूर्वाग्रहों और प्रतिद्वंद्विता को अलग रखें और जीत हमारे पक्ष में होगी। युवकों ने सिर हिलाया जैसे वे समझ गए हो, लेकिन कौन जानता है कि वे अभी किस तरह की साजिश रच रहे थे। बूम! पहाड़ी पर खाई से अचानक एक जोरदार धमाका गूंज उठा। सम्राटों के चेहरे घबराए हुए थे क्योंकि वे एक साथ चिल्ला रहे थे, संरचनाओं को मजबूत करें। पहाड़ों में संरचनाओं की भीड़ उज्जवल रूप से चमक उठी क्योंकि आसमान एक ज्वलंत में बदल गया जो इलाके की रोशनी को दर्शाता है। सभी विशेषज्ञ उड़ गए क्योंकि उन्होंने संरचनाओं में अपनी खुद की स्थिति ले ली, खाई के कोनों की कसकर रखवाली की। हाँ, मैंने इसे बनाया। वह एक पतली आकृति खाई से उभरी और जोर से हंस पड़ी जब उसे अचानक एक घातक बिजली के गठन से मारा गया जिससे आकृति तली हुई थी। कुछ और आंकड़े सामने आए क्योंकि वे बाद में बिजली के गठन से गोली मार दी गई थी। तली हुई आकृतियों को देखते हुए सभी युवा दुश्मनों के पागलपन से जोर से हंस रहे थे। चुप रहो, वे सिर्फ गुलाम है, यह दुश्मन की क्षमता का 5वां हिस्सा भी नहीं है। सम्राट रूथ ने हंसी की आवाज ऊपर गुस्से से चिल्लाया, जिससे युवा एक पल के लिए डर से लंगड़ा और चुप हो गए। डेविस ने अचानक देखा कि उनके बगल में विकृत गुफा उन्माद में उतार चढ़ाव कर रही है। ओए, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि लगभग 1 घंटा था? विशेषज्ञों ने भी इसे देखा और चिल्लाया, गुप्त प्रवेश द्वार खुल गया है, अंदर जाओ और उनका वध करो। एक टुकड़े में वापस आना सुनिश्चित करें। यदि संभव हो तो दूसरी तरफ प्रवेश द्वार खोजें। इस जगह की रखवाली करने वाले विशेषज्ञों की ओर से चीखें गूंज रही थी। युवकों ने सिर हिलाया, लेकिन अनजाने में डेविस की ओर देखा, जिससे डेविस ने अपनी आंखें फेर ली। अचानक एक आकृति गुफा की दिशा में चली गई, जिससे अन्य लोग गर्म पीछा करने में उसका पीछा करने लगे। डेविस ने शर्ली को देखा जिसने भीड़ को गुफा में ले जाया। फिर उसने उन सभी को एक एक करके गुफा में गायब होते देखा। धीरे से आंख भरते हुए उसने आखिरकार अपने घर की दिशा में पीछे मुड़कर देखा और अपने दिल में विदाई दी। एक ही कदम के साथ उसने खुद को गुफा में धकेल दिया क्योंकि प्रवेश करते ही उसकी आकृति भी गायब हो गई। एक हल्की असुविधा उसके शरीर पर लगी जिससे उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। उन्होंने अपने सामने के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया कि अधिकांश युवा दर्द से गिर गए, हालांकि किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया। ऐसा लगता है कि जिस अंतरिक्ष सुरंग से हम आए थे वह थोड़ा अस्थिर था। डेविस ने सोचा कि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक हो रहे युवाओं से आगे बढ़ रहा था जो उसके पास गिर गए थे। उसने असुविधा को दूर करने के प्रयास में उसके माथे की मालिश करते हुए एक सुंदर आकृति देखी। अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए वह उसके पास से चला गया और संतरे रास्ते में जाना जारी रखा। आसपास के इलाके काले पत्थरों और दीवारों से भरे हुए थे, जबकि केवल शुरुआती क्षेत्र को क्लब की मशालों के साथ उज्जवल रूप से जलाया गया था, जैसे कि वे अनंत काल के लिए कभी खत्म नहीं होंगे। रुको, जटिल भावनाओं से भरी एक आवाज उस पर गूंज उठी। डेविस उसे ठंड से देखने के लिए मुड़ा, उसकी आवाज उदासीनता से भरी हुई थी। क्या? शर्ली ने बेप्सी में अपने होंठ काट लिए। उसके जाने के बाद इस 1 महीने के दौरान उसने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा, इतना कि उसके शाही पिता को उसके जीवन पर संदेह होने लगा। थोड़ी व्यक्तिगत जांच के साथ उसके शाही पिता यह पता लगाने में कामयाब रहे कि उसने गार्ड क्लेमोर को गुप्त रूप से मार डाला था। उसके कार्यों से क्रोधित उसने गुप्त रूप से उसका सामना किया और उसके कार्यों के लिए कठोर रूप से फटकार लगाई। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसके पास अपने पिता को विश्वास दिलाने के लिए घटनाओं का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसका गार्ड क्लेमोर के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं था। यह एक बहुत बड़ी बात होती अगर उसने इसे ठीक से समझाया नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ अगर उसने स्पष्टीकरण नहीं देने का फैसला किया होता तो वह अपने पिता का विश्वास खो देती। घटनाओं के बारे में सुनकर उसके पिता ने अपना सिर हिलाया और उसे एक वाक्य के साथ छोड़ दिया, जिसने अंततः उस दिन उसे आंसू में ला दिया। यह आपके सभी अपरिपक्व स्वभाव का परिणाम है। अध्याय 157 उपद्रव। चलो एक साथ चलते हैं। असहायता महसूस करते हुए शर्ली ने उन शब्दों को धुंधला कर दिया जो वह तब से बोल रही थी जब उसने उसे बाहर देखा था। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह पीछे मुड़ा और उसे जवाब दिए बिना आगे बढ़ने लगा। शर्ली उदास होकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि वह उस मामले के लिए उससे नफरत करती थी जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन असहाय होने की भावना से ज्यादा उसने गलत महसूस किया। है ना? शर्ली ने भ्रम का हल्का सा शोर मचाया, उसे देखते हुए एक बार फिर उसके चेहरे पर घबराहट की झलक के साथ उसकी ओर मुड़ा। तुम नहीं आ रहे हो? डेविस ने उसे ठंडी आवाज में पूछा, अभी भी उदासीनता से भरा हुआ था, जैसे कि वह किसी अजनबी से पूछ रहा था। वह अपने चेहरे के सामने एक पल के लिए गूंगा हो गई, जिसने उस समय से एक वास्तविक मुस्कान नहीं दिखाई थी, अनजाने में एक उज्जवल मुस्कुराते हुए चेहरे में खिल गई थी। डेविस ने अपनी नजर उससे दूर कर दी और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसने जल्दी से कदमों की आवाज सुनी। उसने धीरे से एक आह भरी क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस महिला के लिए जो कारण था और एवलिन की चोट का कारण भी नहीं था, उसे पता नहीं था कि उसका इलाज कैसे किया जाए। वह जानता था कि वह उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था और उसने इसे और अधिक महसूस किया जब वह उस पर इतनी उज्जवल मुस्कुराई, लेकिन खुद को उसे दोष नहीं देने के लिए नहीं ला सकी। इसके अलावा उसके अग्रिमों को स्वीकार करने का मतलब था कि वह एवलिन को धोखा देगा और वह उस सभी लागतों से बचना चाहता था। इसे वहीं पकड़ो। उनके ठीक पीछे एक आवाज गूंज रही थी, जिससे डेविस की अभिव्यक्ति हंसने या रोने में सक्षम नहीं थी। इस बार उसने आवाज के मालिक को पहचान लिया, लेकिन एक बार भी इस आवाज के मालिक से बात नहीं की। शर्ली पीछे मुड़ी, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह आवाज के मालिक से चिढ़ गई थी। वह उस आवाज से पहले भी नहीं मुड़ा जिसे उसने पहचाना था। फिर से गूंज उठा, डेविस लोरेट, मेरे पास राजकुमारी शर्ली के लिए प्यारी भावनाएं हैं। केनेथ क्लेमोर, यह आखिरी बार है जब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। शर्ली की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपने सफेद दांतों को किरकिरा किया और चिल्लाया। जिस क्षण से वह बाहर पहुंची, उसे केनेथ क्लेमोर ने चौके के लिए परेशान किया था, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका दिमाग डेविस के फिगर में व्यस्त था। कई बार उससे नाराज, उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि वह उसे अब परेशान न करे। उसने जल्दी से डेविस की पीठ पर नजर डाली, केवल उसे पीछे मुड़ने के बिना स्थिर रहने के लिए। अब जब उसके दिमाग ने आखिरकार एक बोझ उतार दिया था, तो उसे डर था कि डेविस फिर से उसके साथ बात करना बंद कर देगा। केनेथ क्लेमोर मुस्कुराया, उसकी अस्वीकृति से बिल्कुल परेशान नहीं था।
उसका चेहरा सुंदर था, उसके पास चमकदार पन्ना हरी आंखें थी जिसमें थोड़ी नुकीली नाक थी। उनके घुंघराले भूरे बाल गर्दन की लंबाई तक पहुंच गए। उनके पास एक मध्यम और नाजुक निर्माण था जिससे कोई उन्हें कम आंकता था, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले थे। क्योंकि आपने उसके साथ शादी को रद्द कर दिया है, तो आप अभी भी उसके साथ क्यों हैं? क्या क्या आप उनकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन डेविस से उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मजाक के लहजे में सवाल किया। उन्होंने बचपन से ही शर्ली पर लंबे समय तक अपनी नजर रखी थी, लेकिन उनकी शादी की घोषणा के बाद उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई, लेकिन ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में डेविस की ताकत को देखने के बाद उन्होंने हार मान ली। अंत में जब उसने सुना कि उनके बीच विवाह समझौता रद्द हो गया था, तो उसके दिमाग ने एक बार फिर उसके हॉट फिगर के बारे में सोचा था जो उसने प्रतियोगिता के दौरान देखा था। वह अब फिर से उस पर अपनी आंखें लगाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने उसकी सुंदरता और ताकत को अपने दिल को हिला दिया था। डेविस के दिमाग में विभिन्न विचार उड़ गए जैसा कि उन्होंने सोचा था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक पल बाद उन्होंने केनेथ क्लेमोर को जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ना जारी रखा क्योंकि उन्होंने डार्क सीलिंग कफन आर्ट को सक्रिय किया, जो भीड़ की आंखों में अस्तित्व से दूर हो गया। नहीं, मत करो। शर्ली की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसे गायब होते देखा। उदासी उसके दिल पर हावी हो गई, जिससे उसका दिल एक पल में कम हो गया। राजकुमारी शर्ली, अब जब वह चला गया है, तो हम एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? आखिरकार हम यहाँ सबसे मजबूत है। कुछ और युवाओं की आंखें अचानक उम्मीद में चमक उठीं क्योंकि उन्होंने राजकुमारी शर्ली के साथ मौका पाने के बारे में भी सोचा था। शर्ली महाद्वीप में सबसे मजबूत युवा लड़की थी और स्थिति के अनुसार वे सभी अन्य साम्राज्यों के राजकुमार थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अब उसके साथ एक मौका है, क्योंकि एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी इस मामले से बाहर था। मेरी छोटी बहन को आपकी तरह कचरे के साथ क्यों खेलना चाहिए? उसने प्रिंस डेविस को भी अस्वीकार कर दिया। आपको क्या लगता है कि आपके पास मौका है? इससे पहले कि अन्य लोग बातचीत से आगे बढ़ते, एक शानदार और शांत लाल बालों वाला आदमी जो लौ के पैटर्न के साथ उग्र लाल वस्त्र पहने हुए था, आगे बढ़ा और शांत स्वर में कहा। यह लाल बालों वाला आदमी शर्ली का 57वां भाई था, जो उसकी उम्र के करीब था। उन्होंने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में 4वां स्थान हासिल किया। केनेथ क्लेमोर ने असंतोष के साथ कहा, हे क्रिस्टो एश्टन, यह आपका काम नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ मौजूद सबसे मजबूत अभिजात वर्ग हूँ। आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने शादी में आपकी बहन का हाथ भी मांगा। हाँ, वो जब उसने क्रिस्टो का मजाक उड़ाया तो उसके बगल में एक चमकदार ब्लेड चमक उठा क्योंकि यह एक अतुलनीय गति से उसकी ओर गिरा। वह अपने पैर से एक कदम पीछे हटकर स्लैश से बच गया, जबकि ब्लेड उसके अंदरूनी हिस्सों को चीरने से सिर्फ 1 इंच करीब था। इसका क्या अर्थ है? शर्ली, केनेथ क्लेमोर गुस्से से चिल्लाया, जबकि उसने महसूस किया कि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा है। अगर आप मेरे साथ फिर से शामिल होते हैं तो कोई और चेतावनी नहीं है। शर्ली ने ठंडे ढंग से थूक दिया। उसका दिल डेविस के साथ एक साथ नहीं जा पाने से कड़वाहट से भर गया था। क्या आप मंदबुद्धि है? क्या आपको याद नहीं है कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए? केनेथ क्लेमोर चिल्लाया क्योंकि उसने उससे काफी दूरी बनाए रखते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर लिया था। दरअसल उन्होंने डेविस के साथ अशिष्टता से बात करने के लिए इस नियम पर भरोसा किया। यदि नहीं तो वह इतना घमंड करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही उनके पिता सम्राट क्लेमोर ने उन्हें डेविस के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनके गर्व ने किसी भी तरह से खुद को कम सोचने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अवचेतन रूप से माना कि यह बच्चा उस स्तर पर मास्टर होने के लिए भाग्यशाली था। उन्होंने खुद के साथ जुआ खेला कि डेविस उनके साथ झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि यह अंतरिक्ष सुरंग केवल 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यात्रा करने की अनुमति देती है, और इस धारणा के साथ कि डेविस के मास्टर संभवतः इस जगह पर उसके साथ कुछ भी होने पर उसके बचाव में नहीं आ सकते हैं, उसने अपनी योजना को गति दी। और वह खुश था कि उसकी योजना सफल हो गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शर्ली को उसके लिए ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी जो उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर थी। वास्तव में यह अब उनके गौरव के लिए काफी झटका था। अध्याय 158 अंतहीन पथ। क्रिस्टो जल्दी से कूद गया और शर्ली को बेकाबू होने से रोक दिया। शर्ली, यह बंद करो। सम्राट इस बार काफी गंभीर दिख रहे थे। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो हमें बिना किसी असफलता के भारी सजा मिलेगी। अपनी प्राचीन तलवार के साथ शर्ली की बाह उसके सुंदर चेहरे को देखकर नफरत से कांप रही थी, जो उसके दिमाग में बदसूरत हो गया था। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया क्योंकि उसने अपनी स्कैबार्ड को बाहर लाया और अपनी तलवार को ढक दिया। फिर उसने उसे अपनी कमर के पास रखा और आगे की ओर भागते हुए पीछे मुड़ी। रुको, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, छोटी बहन। क्रिस्टो चिल्लाया और केनेथ पर एक नजर डालते हुए जल्दी से उसका पीछा किया, अप्रत्यक्ष रूप से उसे पीछे हटने के लिए कहा। केनेथ क्लेमोर ने शर्म और गुस्से में अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। उसने भीड़ के चारों ओर देखा कि खुद को मजाक उड़ाते हुए देखा जा रहा है। गुस्से में वह कुछ सदस्यों के साथ चला गया जिसे उसने पहले बाहर बनाया था। अन्य युवकों ने भी अन्य लोगों के साथ मिलकर उनका पीछा किया। शर्ली सावधानी से आगे बढ़ी, हालांकि थोड़ी तेजी से, क्योंकि वह जानती थी कि डेविस उससे आगे चला गया। अब तक गुप्त प्रवेश द्वार के पिछले उद्घाटन से वे अपने आधे स्थान को काफी अच्छी तरह से मैप करने में सक्षम है। उनके बीच शक्ति अंतर के कारण वे मार्ग के अपने उत्तरार्ध को मैप करने में सक्षम नहीं थे, जो तकनीकी रूप से दुश्मन का क्षेत्र है। क्रिस्टो ने संकीर्ण मार्गों को देखने के लिए बाएं और दाएं देखा, जिससे कुछ अन्य स्थानों पर ले जाया गया जो पूरे लंबे सीधे रास्ते को जोड़ते थे। छोटी बहन शर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मुझे मत बताओ कि तुम उस ठंडी दिल वाले बच्चे के साथ पकड़ना चाहते हो। क्रिस्टो ने सवाल करते हुए भौहें सिकोड़ी। वह काफी समय से डेविस की उदासीनता से असंतुष्ट था और पहली बार में उसके साथ परेशान होना पसंद नहीं करता था। हाँ बड़े भाई क्रिस्टो, आपको मेरे साथ परेशान होने की जरूरत नहीं है। शर्ली ने अपने चेहरे पर एक चिंतित भाव के साथ जवाब दिया। चलो छोटी बहन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अपने आप पर गर्व करें। भले ही हम एक ही ताकत का दावा करते हैं, लेकिन आपकी उम्र मेरी तुलना में बहुत कम है। आपको लगातार उसका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी आप यहाँ किसी के साथ मेल खाकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्रिस्टो ने अपना चेहरा बुरी तरह से हिला दिया। क्या पिताजी ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा था? शर्ली की आवाज ठंडी हो गई। क्रिस्टो ने सौम्य तरीके से हंसने से पहले कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि मैं अपनी तेज छोटी बहन से बच नहीं सकता। मुझे अकेला छोड़ दो। शर्ली ने आह भरी और अपनी गति बढ़ा दी। उसे देखने के लिए काफी उत्सुक थी। रुक जाओ। एक हाथ ने अचानक उसके हाथ को पकड़ लिया, जिससे वह अपने चेहरे पर एक चिढ़ के भाव के साथ पीछे मुड़कर देखने लगी। वहां कोई है। क्रिस्टो धीरे धीरे एक दिशा में इशारा करते हुए फुसफुसाया, जिससे वह कठोर हो गई।
वह उसकी टिप्पणियों से क्षणिक रूप से विचलित हो गई कि वह दीवार के किनारे झुकी हुई एक अज्ञात आकृति को याद कर रही थी। उसका पहला विचार यह था कि यह डेविस था, लेकिन उस आकृति को देखते हुए जो बड़ा और लंबा था, उसने अपनी आंखें संकुचित कर ली। अविश्वसनीय रूप से सतर्क होकर उसने अपनी तलवार खोल दी और उस आकृति पर चिल्लाई, मृत खेलना बंद करो। भले ही गुफा में अंधेरा था, फिर भी वे अपनी दृष्टि के साथ कुछ आगे देख सकते थे। उस आंकड़े पर कोई चोट दिखाई नहीं दे रही थी जिससे आंकड़ा मर जाता। इसके अलावा उनकी आत्मा की भावना इस स्थान में 50 मीटर से अधिक प्रवेश नहीं कर सकती थी और यह आंकड़ा उस सीमा के भीतर था। कुछ सेकंड बीत गए लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपने सिर हिलाए, सावधानी से दीवार के बगल में आकृति की ओर बढ़ रहे थे। एक भारी इमारत वाला एक आदमी था, उसके हाथों ने एक कुल्हाड़ी पकड़ी थी जो अंधेरे रोशनी में थोड़ी चमक रही थी। उसकी उंगली ने एक अंगूठी पकड़ रखी थी, एक अंगूठी जो इस स्थान पर प्रवेश करने वाले युवाओं द्वारा प्रतिष्ठित थी। स्थानिक अंगूठी। शर्ली और क्रिस्टो एक मूल्यवान स्थानिक अंगूठी को इस तरह छोड़े जाने पर काफी हिल गए थे। इसके अलावा अब जब वे करीब थे तो वे मूल रूप से पुष्टि कर सकते थे कि यह भारी आंकड़ा कुछ समय पहले मर गया था। केवल प्रिंस डेविस ही ऐसा कर सकता था। क्रिस्टो से एक अनैच्छिक आह सुनी जा सकती थी, भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक आत्मा का दौरा। शर्ली बुदबुदाते हुए यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह की आत्मा तकनीक ने इस भारी आदमी को मार डाला। अगर उसने स्थानिक अंगूठी छोड़ दी तो इसका मतलब है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। लानत, मेरे पास एक मास्टर क्यों नहीं है जो मुझे इन स्थानिक छल्लों को तिरस्कार के साथ देखने में सक्षम बना सकता है। क्रिस्टो ने ईर्ष्या के साथ कहा क्योंकि उसने लालच के साथ अंतरिक्ष की अंगूठी को देखा था। उन्होंने शर्ली पर नजर डाली और अनजाने में अपने लिए स्थानिक अंगूठी लेने का फैसला किया। शर्ली इस तथ्य से खुश थी कि डेविस करीब था। उसने उसके साथ परेशान नहीं किया और तुरंत फिर से उसकी दिशा में गिर गई। अरे रुको, क्रिस्टो ने लाश की उंगली से गलती की और अंत में स्थानिक अंगूठी को बाहर निकाला। इसके बाद वह तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे एक सीधी दिशा में यात्रा करते थे, उनके शरीर कांपते थे। एक निश्चित अस्तित्व के सामने उनके भीतर चिंटियां होने की भावना उभरती थी। पूरा रास्ता बाएं और दाएं लाशों से अटा पड़ा था जो उन्हें अंदर तक हैरान कर रहा था। और क्या है, सभी लाशों के पास अपने स्वयं के स्थानिक छल्ले थे। क्या वह एक राक्षस है? क्रिस्टो कांप गया क्योंकि उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया और ताजा लाशों के साफ ढेर के पास खड़ा हो गया। भारी मात्रा में निगलते हुए वह काफी देर बाद कुछ गहरी सांस लेकर शांत होने में कामयाब रहा। बस जब उसने स्थानिक छल्ले को लूटने के बारे में सोचा तो उसने अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनी जिससे उसका चेहरा बदल गया। शर्ली एक एक करके लाशों को देखते हुए आगे बढ़ती चली गई। चाहे पुरुष हो या महिला, वे सभी मर चुके थे। उनके शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे वे बस शांति से सो रहे थे। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि किस तरह की स्वर्गीय तकनीक इस नरसंहार का कारण बनी। उसकी इंद्रियों के लिए यह निश्चित रूप से एक की तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उन सभी को एक चमत्कार द्वारा सुला दिया गया था। उसे जो झटका लगा उसे संभालना काफी मुश्किल था। उसकी उपलब्धियों को अपनी आंखों से देखकर उसका दिल हीनता के बोझ तले कांप रहा था। वह अंत में एक लाश के सामने रुक गई और उसे खाली रूप से देखा। उसने अपनी आंखों के साथ थोड़ा सा झुकाव किया, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस तरह के दृश्य पर विश्वास करने में सक्षम नहीं था। वह जमीन पर गिर गई और अंधेरे रास्ते से आगे देखा जो अचानक उसे अनथीन लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे रास्ते ने उसे बताया कि चाहे वह उसका पीछा कैसे करे, वह उसके साथ नहीं रह पाएगी। खुशी के जयकारों के साथ कदमों की गूंज उसके पीछे सुनाई दे रही थी, जिससे वह पीछे मुड़कर देखने लगी। अध्याय 159 निकास। छोटी बहन, तेजी से स्थानिक छल्ले को अपनी तरफ ले लो। क्रिस्टो चिल्लाया जैसे कि वह किसी चीज से ग्रस्त था। शर्ली ने उसे चुपचाप देखा और हंसी की सांस छोड़ दी। वह अस्पष्ट हंसी उसके पास से गूंज उठी जिसने उसे अपनी पटरियों पर रोक दिया। वह उलझन में था, लेकिन उसने लाश से स्थानिक अंगूठी ली जो उसके सामने थी और उसे उसके हाथ पर रख दिया। उठो शर्ली, चलो अधिक स्थानिक छल्ले लेते हैं। क्रिस्टो ने कहा कि वह उसे उत्सुकता से उठाने की कोशिश कर रहा था। शर्ली बस एक मूर्ख की तरह चकरा रही थी जो नहीं सुनता था। क्रिस्टो ने उसे देखा और एक और दृष्टिकोण की कोशिश की। शर्ली, खड़े हो जाओ लड़की, क्या तुम उन स्थानिक अंगूठियों को देखना चाहती हो जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी थी ताकि कोई और आपके द्वारा ले जाया जा सके? शर्ली ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसका चेहरा एक कठोर हंसी से जम गया। इससे पहले कि यह एक अजीब मुस्कान में बदल जाए, आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई? उसने अपने सामने लाश की ओर इशारा किया और कहा, यह 200वीं लाश है जो मुझे मिली। क्रिस्टो की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह सदमे से कठोर हो गया था। वह थोड़ी देर चुप रहा और एक जटिल नजर के साथ रास्ते को देखा, फिर वह कहा है, मुझे नहीं पता। वह शायद दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार की तलाश में गया था। शर्ली ने अपना सिर नीचे रखते हुए जवाब दिया। वह फिर खड़ी हुई और पीछे मुड़ गई, उस दिशा में आगे बढ़ी जहां से वह आई थी। क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? क्रिस्टो ने उलझन में पूछा। वह उसके विचारों को थोड़ा भी समझ नहीं पा रहा था। यह सुनकर वह उसके पीछे देखने से पहले अपनी पटरियों पर रुक गई क्योंकि उसने एक जटिल नजर के साथ रास्ते को देखा। वह दूसरी तरफ चला गया। मुझे उसे रोकने का क्या कारण है? आपको उसे रोकने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। इससे पहले कि क्रिस्टो कुछ और कह पाता, उसने उसे भावनाओं के ज्वार के साथ रोक दिया। बहुत हो गया। मेरे जैसी कमजोर महिला उसके साथ रहने के लायक नहीं है। ओह, तुम क्यों नहीं हो सकते? एक साधारण रईस उसकी पत्नी बन सकता है, लेकिन तुम नहीं। यह किस तरह का मजाक है? क्रिस्टो ने अपनी आंखों में हल्के गुस्से के साथ कहा। उसने अपना सिर हिलाते हुए अपने होंठों को काट लिया। तुम समझ नहीं रहे। वह पीछे मुड़ी और चली गई। उसकी आंख से एक आंसू निकला और अपनी आंखें बंद करते हुए जमीन पर गिर गया। वह और मैं अलग है। मैंने उस पल से कुछ मूल्यवान खो दिया है जब मैंने उस समय बेवकूफी करने का फैसला किया था। वह धीरे धीरे भीड़ से गुजरी क्योंकि वह कई लालची आंखों से मिली, जबकि उसका बड़ा भाई एक गार्ड की तरह पीछे से उसका पीछा कर रहा था। कुछ घंटों बाद एक आकृति एक विकृत स्थान के सामने खड़ी थी जो उस स्थान से मिलती जुलती थी जहां से यह कुछ घंटे पहले आया था। मुझे आखिरकार यह मिल गया, डेविस ने कहते हुए आह भरी। भले ही वह जानता था कि यह उसकी मां से कहा था, लेकिन उसे इस निकास को खोजने में लंबा समय लगा। ऐसा लगता था जैसे कुछ कानून थे जो उसे इस जगह की खोज करने की अनुमति नहीं देने पर तुले थे। पहले तो उसने सोचा कि कहीं उसने गलत दिशा तो नहीं ले ली है, लेकिन वह भावना तब फीकी पड़ गई जब उसने देखा कि वह पहले भी एक बार उसी जगह से आया था। फिर उसे समझ में आया कि किसी प्रकार का भ्रम था। समझ में आता है, अगर यह सिर्फ एक भूल भुलैया था तो कोई कम से कम अब तक अगली परत को पार करने में सक्षम होता।
विकृत स्थान को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक उच्च संभावना है कि मैं उस स्थान में प्रवेश करने के बाद पकड़ा जाऊंगा जो मैंने सुना है। क्या मेरा परिवार सोचता है कि मैं इस दुर्दशा से गुजरने के लिए अपने अस्तित्वहीन गुरु पर भरोसा करूंगा? काफी विडंबना है कि मुझे कहना चाहिए। फिर भी उन स्थानिक छल्ले, यह निश्चित रूप से एक अफसोस की बात है। डेविस ने आह भरते हुए कहा। जब उसने पहली बार कुल्हाड़ी से भारी आदमी को मार डाला तो उसने स्थानिक अंगूठी की सामग्री की जांच करने की कोशिश की, केवल स्थानिक अंगूठी पर रखे गए किसी प्रकार के ट्रैकिंग और सीलिंग मंत्र को जल्दी से खोजने के लिए। वह काफी गूंगा था क्योंकि सामग्री पर रखा गया मंत्र आत्मा की मुहर की तुलना में इतना शक्तिशाली था जो उसकी मां पर रखा गया था, लेकिन कुछ प्रयास के साथ हटाने योग्य था। उसके मन में एक अस्पष्ट संदेह उभरा कि उसकी मां की आत्मा की मुहर को हटाने के कारण दूसरे पक्ष के ऊपरी तबके को सतर्क होना पड़ा। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वह ट्रैकिंग मंत्र को हटा सकते हैं, लेकिन फैसला किया कि इस पर खर्च किया गया समय और प्रयास इसके लायक नहीं होगा। उसके बाद वह उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा जिन्होंने उसे पहले स्थान पर निशाना बनाया था, और बिना किसी आश्चर्य के उन सभी ने विभिन्न तकनीकों के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की जैसे कि वे आगे की यात्रा करने के लिए उसे मारने पर तुले थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कार्यों का बदला खुद चुकाया। वह तेजी से दौड़ा, अपनी आत्मा के साथ मौत के नोट पर उनके नाम लिखे, जबकि उसकी आत्मा बाधा तकनीक हर समय सक्रिय थी। वे ऐसे धराशायी होते रहे जैसे उनके पास से कोई प्लेग गुजर रहा हो। यह काफी डरावना था जब उनमें से कुछ ने मरने से पहले इस दृश्य को उसी तरह से शांतिपूर्वक और ध्वनिहीन रूप से देखा। उनकी लाशों को देखते हुए उन्हें बिल्कुल भी पछतावा महसूस नहीं हुआ, जिससे वह काफी चौंक गए, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुए। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें मारने के लिए डेथ नोट का इस्तेमाल किया था या क्योंकि वह पहली बार में उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करता था। सौभाग्य से वह आभारी था कि उसके दिमाग ने अजनबियों की परवाह नहीं की, अन्यथा वह बिना आंख झटके उन्हें सीधे मारने में सक्षम नहीं होगा। अपने सोलसी में देखते हुए उन्होंने 200 से अधिक आत्माओं को डेथ नोट के चारों ओर घूमते हुए देखा, जैसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह। 157 नवजात आत्मा चरण आत्माएं, 33 शिशु आत्मा चरण आत्माएं, 10 युवा आत्मा चरण आत्माएं। उनकी उम्र 30 साल से कम है, लेकिन उनमें से कुछ कम समय में यंग सोन स्टेज हासिल करने में कामयाब रहे थे। डेविस काफी आश्चर्यचकित थे, लेकिन एक पल बाद उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास उनसे बेहतर संसाधन थे। जल्दी करो और उन आत्मा के सार को पहले से ही परिष्कृत करो। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, है ना? यह मेरा मंच नहीं उठाएगा। मुझे अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? उसने भौहें सिकोड़ी। आपका मंच नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे लिए यह एक व्यंजन है। डेविस की आंखें फड़क उठीं। मैं मना कर दूंगा, मैं इसे परिष्कृत करूंगा जब मेरे पास अपना मंच उठाने के लिए पर्याप्त आत्माएं होंगी। इसे अपने तरीके से करो, बस मुझसे आपके सवालों के जवाब देने की उम्मीद मत करो जब तक कि आप संतुष्ट न हो। तुम ठीक है? डेविस ने असंतुष्ट रूप से अपनी मांगों को स्वीकार कर लिया। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और अपने मन को शांत किया क्योंकि उसने उन आत्माओं को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसकी आत्मा को स्फूर्ति मिली, जैसे कि उसने कुछ स्वादिष्ट स्वाद लिया हो। वह थोड़ा घबरा गया, यह सोचकर कि उसकी आत्मा किसी तरह कायाकल्प की इस भावना की आदी थी। अध्याय 160 स्थानिक सुरंग से बाहर निकलना। यह एक क्षुधावर्धक की तरह था। मुझे पता होना चाहिए था कि इस स्तर की आत्माएं मुझे संतुष्ट नहीं करेंगी। डेथ नोट काफी असंतुष्ट लग रहा था। HMPH, अगली बार तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं पर्याप्त आत्माओं को इकट्ठा न कर लूं। अगर यह आपकी शक्ति नहीं होती तो मैं उस अमर विरासत में रहने और विरासत में लेने का विकल्प चुनता। डेविस ने अपने चेहरे पर असंतोष लिखकर कहा। हाँ, आपको लगता है कि आप उन अमर विरासतों को विरासत में ले सकते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशिष्ट अमर ने आपको पसंद किया है या नहीं। वे मेरी तरह चंचल हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम रहता हूँ। इसके शब्दों को सुनकर उन्होंने पूछा, किसी भी संयोग से क्या आप अमरों से नफरत करते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। कई अमर लोगों ने मुझे पहले धारण किया था, इसलिए मुझे पता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। क्या आपको लगता है कि वे साधना का लंबा जीवन जीने के बाद लोगों की परवाह करते हैं? वे बस अलग हो जाते हैं और केवल अपने स्वयं के स्वार्थों की परवाह करते हैं। क्या होगा अगर अमर मर चुका है और उसकी सम्मानजनक प्रतिष्ठा है? उसने फिर से सवाल किया। जिन लोगों ने मुझे पहले धारण किया था वे ऐसे नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं होगा। डेविस ने कहा, देखो, पक्षपाती होना बंद करो। मैं विरासत का वारिस बनने गया होता अगर यह आपके साथ किया गया सौदा नहीं होता। जो भी हो, आपको गलत साबित करना मेरा काम नहीं है, लेकिन याद रखें, अमर विरासत प्राप्त करने की संभावना हमेशा अज्ञात होती है। आप मेरे साथ अपनी ताकत को लगातार बढ़ा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। डेविस ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति की क्योंकि उसने खुद से सोचा, क्या मेरी आत्मा के साथ विलय ने इसे भावनाओं या कुछ और दिया? ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरी परवाह करता है? ओह, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर यह कुछ ऐसा है जो आपकी खेती को लाभ पहुंचाता है, तो आपको अगले स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप अपनी पुस्तक में अपने पिछले मालिकों के साथ थे, जैसे कि जीवन भर भौतिक रूप? हाँ, मैं था। उसने जल्दी से जवाब दिया। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि उनका अनुमान सही होना चाहिए। इसका मतलब है, क्या यह भावनाओं को प्राप्त कर रहा है? यह मेरी आत्मा के साथ विलय का एक साइड इफेक्ट होना चाहिए, है ना? यह अपने पिछले मालिकों में से किसी के साथ पहले कभी विलय नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा होना चाहिए। वह यह नहीं बता सकता था कि यह डेथ नोट एक जीवन रूप था या किसी प्रकार की कलाकृति थी जिसने सनसनी हासिल की थी। धीरे से आह भरते हुए डेविस ने जवाब दिया, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे और आपके लिए आत्माओं को परिष्कृत करेंगे। मुझे खुद को और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत, एरिया को उस व्यक्ति से वापस पाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएं जिसने उसे धारण किया था। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दुश्मनों को कैसे मारते हैं, जबकि आधे रास्ते में मरने की कोशिश नहीं करते हैं। भले ही मेरे पिछले मालिकों के पास मैं था, फिर भी उन्होंने कहीं गड़बड़ कर दी थी, कहीं और एक क्रूर मौत हो गई थी। डेविस ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। फिर मैं आप पर निर्भर रहूंगा जैसा कि मैं हमेशा रहा हूं। उन्होंने इसकी शक्तियों को हल्के में लेना बंद कर दिया और कड़ी मेहनत करने के लिए अपने दिमाग को नवीनीकृत किया ताकि वह अपने पूर्ववर्तियों के समान गलतियां न करे। यह सब ताकि वह डेथ नोट की शक्तियों के बिना भी अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसके अलावा, चूंकि आप खुद को सर्वज्ञ मानते हैं, अगर मुझे किसी चीज के बारे में समझ में नहीं आता है तो मैं उस समय भी आप पर भरोसा करूंगा। उसने बिना सोचे समझे कहा। पहली परत का दौरा करने के लिए खुद को तैयार करते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक काला वस्त्र पहना क्योंकि उन्होंने आराम से कहा, डार्क सीलिंग कफन आर्ट।
उन्होंने तकनीक के नाम का जाप किया और डेथ नोट की अंधेरी ऊर्जा के साथ अपनी उपस्थिति, आभा और ऊर्जा को ढक दिया। आगे बढ़ते हुए वह विकृत स्थान में प्रवेश किया क्योंकि उसके चारों ओर भंवर मुड़ गया, उसे अंदर खींच लिया।